हेलो मित्रों, नमस्कार। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और इस टाइम कोरोना तो अच्छा नहीं रख रहा है, बाकी सब कुछ अपनी पढ़ाई तो सही से चल ही रही है। और आप लोग ग्रुप में कमेंट भी कर रहे हैं, सर सब कुछ निरस्ता होती जा रही है। तो निरस्ता कुछ नहीं, बस कोरोना ने ही अस्थिर रख दिया है। ठीक है, तो इससे लड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे इस वीडियो में, ये भारत की जो 2011 की जनगणना है उसको हम लोग देखेंगे। यह हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना केवल वनडे के लिए बल्कि सिविल और टेट सी टेट हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको कवर करते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, इसमें लगभग डाटा भी कवर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है आज का अपना वीडियो। तो मित्रों देखिएगा कि आधुनिक पद्धति में व्यवस्थित जो ढंग से जनगणना की गई थी सर्वप्रथम, वह की गई थी 1749 ईस्वी में। और कहाँ पे किसके द्वारा किया गया था? स्वीडन में किया गया था ये 1749 ईस्वी में। ठीक है, तो स्वीडन द्वारा पहली बार जनगणना कराई गई 1749 ईस्वी में आधुनिक पद्धति से। इसके अलावा और देखिएगा आप लोग, दशकीय जनगणना, दशकीय मतलब जो 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जा रही है, वो दशकीय जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कौन प्रारंभ किया था? सर्वप्रथम जो है अमेरिका ने प्रारंभ किया था। और कब किया था? 1890 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से 1890 ईस्वी में जो है इसने अमेरिका ने प्रारंभ किया। और आगे अगर हम लोग देखें कि ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में किया गया। और इसके आगे अगर देखते हैं तो 1881 से जो जनगणना कराई जा रही है वो निरंतर 10 वर्ष के अंतराल पर कराई जा रही है। ठीक है, तो पहली जो जनगणना कराई गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी, और रिपन के द्वारा जो है लगातार रिपीट किया जा रहा है, यानी 10 वर्ष के अंतराल पर। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा कि 81 में जो लगातार निरंतर 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाना प्रारंभ किया गया रिपन के द्वारा, रिपीट हो रहा है ना 10 वर्ष के, तो इस तरह से रिपन के द्वारा जो प्रारंभ किया गया वो 10 वर्ष के अंतराल पर प्रारंभ किया गया। और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो प्रारंभ किया गया 1872 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है क्लियर रहेगा कि हाँ लॉर्ड मेयो ने पहले करवाया था 72 वाला, या लॉर्ड जो है रिपन ने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद अगर हम लोग देखें मित्रों, तो 1948 में जनगणना सर्वप्रथम जो पारित की गई जनगणना अधिनियम, वो 1948 में पारित किया गया था, जिसके तहत जो है वर्तमान में जो जनगणना कराई जाती है वो किया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें 1961 में जनगणना के महत्व को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जो है एक जो है अधिकारी का गठन किया गया, विभाग का गठन किया गया, जो जनगणना विभाग कहलाया। और जिसके शीर्ष अधिकारी को महारजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त कहा गया। क्या कहा गया? या जनगणना आयुक्त कहा गया। ठीक है मित्रों, इस तरह से यह जो है प्रारंभ किया गया और जनगणना आयुक्त के द्वारा इसको कराया जाना क्लियर हुआ। अब इसमें देखिएगा 2011 की जो जनगणना है, अगर 1872 की जनगणना को ही ले लें तो अभी तक जो कुल जनगणना हुई है वह 15 जो जनगणना हुई है। ठीक है, यानी कि 2011 की जनगणना को ले लें तो 15वीं जनगणना 2011 की है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से अगर हम लोग देखते हैं तो यह 2011 वाली जनगणना जो है ये 7वीं जनगणना है। कौन सी है? 7वीं जनगणना है। ठीक है, आगे देखिएगा 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। इन्हीं के निर्देशन में जो है ये जनगणना कराई गई थी। इसका अंतिम आंकड़ा भी पूछता है मित्रों कि इसका अंतिम आंकड़ा कब पेश किया गया था, तो 30 अप्रैल 2013 को जो है इसका अंतिम आंकड़ा जारी किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा 2011 के आंकड़े के अनुसार अगर हम लोग देखें तो भारत की कुल जनसंख्या जो है वह है 121 करोड़ 5,63,500
83। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन जो ये है, ये 2011 की जो जनगणना की गई थी उसमें ये पॉपुलेशन गिनती की गई थी। वर्तमान में जो है आप लोग तरह तरह के लोगों से सुनते रहते हैं, मोदी जी कहते रहते हैं मेरे देश के 125 करोड़ देशवासियों जो है, तो ये 125 करोड़ देशवासियों वगैरह वगैरह 130 करोड़ भी कुछ लोग बोल देते हैं। तो ये जो जनसंख्या है वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वो लोग बोलते हैं। ठीक है, ये जो जनगणना है 2011 की जनगणना है। ठीक है मित्रों, अब ये जो जनगणना कराई गई थी इसमें से आप लोग देखिएगा कि ये पुरुषों की जो प्रतिशत थे वो 51.47% थी और महिलाओं का प्रतिशत जो इसमें था वो था कितना, 48.53%। ठीक है, यानी कि महिलाएं जो हैं पुरुषों से कम है, लिंगानुपात कम है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या अगर हम लोग देखें उस टाइम पे तो 13.59% लगभग रहा। ठीक है, और 6 वर्ष से अधिक आयु के यानी कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों की अगर जनसंख्या देखें तो वो पॉपुलेशन जो थी वो 86.41% रही। ठीक है मित्रों, इस तरह से आप लोगों का जो जनसंख्या है वो इतना रहा। अब हम लोग आते हैं जो कि एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। मित्रों, इसको याद करने का तरीका देखिएगा कैसे याद किया जाए कि ये भूले ना। ठीक है, तो याद करने का तरीका इसमें आप लोग ये अपनाइएगा कि जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन हर किसी को पता है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आप लोग उत्तर प्रदेश से ही होंगे ज़्यादातर, तो उत्तर प्रदेश का आप लोग पॉपुलेशन जानते हैं सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद केवल एक और राज्य आप याद रखिएगा कि कौन सा है, वो महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है इसकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे है। इसके बाद मित्रों आपको कुछ भी सोचना ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के पूरब में अगर आप देखते हैं तो बिहार है और बिहार के पूरब में अगर आप चले जाते हैं तो पश्चिम बंगाल है। इस तरह से ये जो पॉपुलेशन है ये पश्चिम से पूरब की तरफ जाते टाइम पर जो है आप देख सकते हैं इस क्रम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, एक और दक्षिण भारत से ले लेते हैं महाराष्ट्र, और इसके बाद बिहार और इसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सबसे अधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य हो गए। अब आगे देखिएगा कि सबसे कम जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे कम जनसंख्या अगर आप देखते हैं तो सिक्किम बहुत छोटा सा प्यारा सा स्टेट है जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है, तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम है। इसके बाद आप लोग आइएगा मिजोरम में। मिजोरम जो कि पूर्वोत्तर के एकदम दक्षिण में जो है लटकता हुआ है वो है आपका मिजोरम। वहाँ पे पॉपुलेशन सिक्किम के बाद दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है ये पूर्वोत्तर के एकदम उत्तर में स्थित राज्य है। ठीक है, अब इसको आप लोग याद कैसे करेंगे, जैसे आप लोग देखिएगा पूर्वोत्तर की जो ये सीमा है इसी तरह से ऐसे ऐसे है। ठीक, तो ये जो सिक्किम है ये कोना यहाँ से ले लीजिए, ये सिक्किम पहले नंबर पर। इसके बाद ये कोना ये वाला ले लीजिए, यहाँ पे मिजोरम है दूसरे नंबर पर, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है जो कि तीसरे नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पर। इस तरह से तीनों कोने पर जो जो राज्य हैं वो आपको मिल जाते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य जो हैं वो पूर्वोत्तर में ही स्थित हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उसमें देखिएगा दिल्ली सबसे ज़्यादा है, यानी कि दिल्ली की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। इसके बाद पांडिचेरी की है, इसके बाद जो है चंडीगढ़ की है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो अगर देखते हैं तो कौन सा है, दिल्ली है, फिर पांडिचेरी है और इसके बाद जो है चंडीगढ़ है। ठीक है, यानी कि इसमें भी
पहले नंबर पे उत्तर भारत का एक है दिल्ली, और इसके बाद दूसरे नंबर पे दक्षिण भारत का एक है पांडिचेरी, फिर उत्तर भारत पे आ जाता है चंडीगढ़। ठीक है, आगे चलिएगा, देखते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश। वो सबसे अधिक जनसंख्या वाले थे, सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये सभी द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे लक्षद्वीप हो गया, दूसरे नंबर पे दमन द्वीप हो गया, तीसरे नंबर पे दादर नगर हवेली हो गया। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं सबसे कम। कौन से? लक्षद्वीप, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर जो देखा गया है वो मेघालय में हुआ है। दशकीय वृद्धि दर से तात्पर्य क्या होता है मित्रों? आप लोग ये जानिएगा कि जैसे 10 वर्ष पर एक जनसंख्या करवाई जाती गिनती, तो 10 वर्ष में किसका जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो गया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया। तो मेघालय का दशकीय वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा 27.9% का ग्रोथ के साथ रहा। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, इसका जो है 26% है, और इसके अलावा जो है बिहार है, इसका 25.4% है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से यह 3 राज्य हैं दशकीय वृद्धि दर वाले जो सर्वाधिक हैं, उनमें से मेघालय को आप लोग याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, बिहार भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेघालय को जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखिएगा सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य। इसमें भी पहला तो जरूर याद रखिएगा, चाहे सभी भूल जाइएगा, क्योंकि नागालैंड जो है इसका सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रहा, और सबसे कम का मतलब ये कि ये माइनस में चला गया, -0.6% इसका ग्रोथ रहा। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो रहा वो केरल का रहा, केरल का 4.9% ग्रोथ हुआ। ठीक है, और आगे देखते हैं अगर हम लोग, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। तो सबसे अधिक घनत्व वाले राज्य आप वही देख लीजिएगा कि चावल से इसको जोड़ करके रखिएगा। चावल ज़्यादा कहाँ खाते हैं? बिहारी, ठीक, और पश्चिम बंगाल और यूपी के भी खाते हैं, लेकिन चावल और दाल दोनों, चावल और रोटी दोनों जो है बराबर लेते हैं। लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल को आप देखते हैं तो यहाँ पे बहुत बढ़िया चावल खाते हैं और खूब जो है जनसंख्या ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो बिहार को सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मानिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। एक दक्षिण भारत का है, वो है केरल। केरल भी याद रखिएगा कि मानसून सबसे पहले केरल में ही पहुँचता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर आता है। अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर जो है मिजोरम है, तीसरे नंबर पर है सिक्किम। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम 3 राज्य, ये 3 के तीनों फिर पूर्वोत्तर के तीनों सीमा के जो सीमावर्ती राज्य हैं, ये फिर जो है क्रम से आ गए हैं कि ऊपर देखिए उत्तर में, पूर्व में, उत्तर में जो है अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, यानी कि अगर हम लोग देखें तो इस तरह से जो ये है, इसमें यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, दूसरे नंबर पर है। इसके बाद बाहर निकलने लग जाए अगर पूर्वोत्तर से, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर मिल जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 जो हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, वो भी पूर्वोत्तर में ही। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखते हैं तो आपका दिल्ली सबसे नंबर 1 पे आता है, और उसके बाद चंडीगढ़ भी नंबर 1 पे आता है। मित्रों, जनसंख्या में अगर आप देखते हैं तो उत्तर भारत में जनसंख्या सबसे अधिक मिलेगी आपको। ठीक है, तो उत्तर भारत की जनसंख्या को जो है, आप लोग जनसंख्या में कहीं आता है वो विकल्प रहता है उत्तर भारत का, तो उसको मान के चलिएगा कि ज़्यादा अगर पूछ रहा है तो उत्तर भारत का ही कोई होगा। आगे देखिएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार जो है ये पहले नंबर पर है, इसका जनसंख्या घनत्व जो है यह सबसे कम है। ठीक है, दूसरे नंबर पर दादर नगर हवेली है। ठीक है मित्रों,
अब आगे देखिएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों को आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान करके याद करिएगा। इसमें देखिएगा कि कौन कौन से हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात में अगर आप देखते हैं तो सबसे नंबर 1 पर केरल है, इसके बाद तमिलनाडु है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है, इसके बाद छत्तीसगढ़ है। मित्रों, आप लोग अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो देखिएगा इसमें कि इंडिया का मैप जो है इस तरह से है, ठीक है। इसमें आप लोग देखिएगा सबसे पहले नंबर पे मानसून जो पहुंचता है वो अगर देखते हैं आप तो केरल में पहुंचता है, ठीक है। केरल से मित्रों अगर उत्तर की तरफ बढ़ना चाहते हैं आप तो इधर तमिलनाडु में थोड़ा सा बढ़ जाइए और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु मिल जाएगा आपको। और तमिलनाडु के उत्तर अगर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश ले लीजिए। और आंध्र प्रदेश के उत्तर में थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। यानी कि लिंगानुपात जो है वो इसी तरह से बढ़ रहा है जैसे कि जो है दक्षिण भारत से हमारे राज्य जो है बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से यह जो है इसमें आप लोग जोड़ करके इसको आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य, सबसे कम लिंगानुपात अगर आप देखना चाहते हैं तो हरियाणा आप लोग पूरी तरह से याद रखते हैं कि हाँ हरियाणा का जो है सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है। तो हरियाणा का जो है सबसे कम लिंगानुपात है और इसके बाद जम्मू कश्मीर का है, इसके बाद सिक्किम का है। यानी कि हिमालय की गोद में बसे 2 राज्य हैं जो कि जम्मू कश्मीर और पूरा बढ़ जाए तो सिक्किम है। और पहला जो है एक हिमालय से बाहर यानी कि हरियाणा है, हरियाणा ले लीजिए और पश्चिम में जम्मू कश्मीर, बीच में सिक्किम, ठीक है। इस तरह से लिंगानुपात में देखते हैं तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम है। ये राज्यों का क्रम है मित्रों। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है तो वो है पांडिचेरी का लिंगानुपात, ठीक है। और उससे कम जो है वो है लक्षद्वीप का, ठीक है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में मित्रों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दमन दीव, क्योंकि इसका जो लिंगानुपात है बहुत शोचनीय है। क्यों? क्योंकि 618 लिंगानुपात। सोचा जा सकता है कि 618 जो है महिलाएं 1000 पुरुष पर जहाँ जिस क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र के जो है लिंगानुपात में कितना भेदभाव होगा, क्या कुछ ऐसा कुछ होगा ये मित्रों। लेकिन इस तरह का जो ये लिंगानुपात आप देख रहे हैं इसके कई कारण भी होते हैं। एक तो लिंगानुपात में ये कमी जो है लिंग भेद के कारण होती ही है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण जो होता है वो प्रवास होता है। प्रवास का मतलब ये है कि जैसे किसी क्षेत्र में अगर पुरुष काम करने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन जो है पुरुषों के मुकाबले कम होती चली जाएगी, पुरुष ढेर सारे आ जाएंगे वहाँ पे काम करने। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों में जो है ये दमन दीव का भी हाल है, ठीक है। लेकिन कम तो यहाँ पे है ही, ठीक। और दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली भी उसी के दमन दीव के बगल में ही है। तो दोनों को ही साथ में याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम किसका है तो दमन दीव को और इसके बाद दादर नगर हवेली को, ठीक है मित्रों। तो इस तरह से आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य, राज्यों में अगर हम लोग यहाँ पे देखिएगा कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, ठीक है। क्या है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, यानी कि 0 से 6 वर्ष वालों की ही अगर देखते हैं तो वहाँ पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो 0 से 6 वर्ष वालों की अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है मित्रों? आंध्र प्रदेश में। वो कितना है? 972, यानी कि इसमें भी कम ही लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पे 972 लिंगानुपात कम है, ठीक है। और इसके बाद मिजोरम है दूसरे नंबर पर, इसके बाद मेघालय है तीसरे नंबर पर। और अगर हम लोग देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य जो है उसमें पहले नंबर पर कौन है? केरल है। लेकिन इसमें अगर देखते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले राज्य तो उसमें से है आंध्र प्रदेश, ठीक है मित्रों। इन सभी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले राज्यों में भी हरियाणा का पहले नंबर पर ही है, और शिशु में भी है और वैसे भी लिंगानुपात में भी है। ठीक है, तो इस तरह से हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, हरियाणा से पंजाब जाइए, पंजाब से ऊपर चले जाइए तो जम्मू कश्मीर। ठीक, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य कौन कौन से? साक्षरता में आप लोग देखिएगा मित्रों, इसको आप लोग पूरी तरह से, ये जो है साक्षरता, इसको बरसात से जोड़िएगा ज़रा। बरसात से कैसे? ऐसे देखिएगा, जैसे ये मान लेते हैं भारत है और ये त्रिपुरा होते हुए इस तरह से ये है भारत का। तो इसमें आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है। अगर देखते हैं इधर तो सबसे पहले दक्षिण भारत में अगर देखते हैं तो केरल पहुँचता है, तो केरल ले लिए। अगर पूर्वोत्तर में देखते हैं सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे मिजोरम में सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक, यहाँ पे दूसरे नंबर पे ले लेते हैं। फिर हम लोग आते हैं दक्षिण भारत में, केरल के बाद कहाँ पहुँचता है मित्रों? तीसरे नंबर पे हम लोग फिर पहुँचते हैं गोवा। गोवा फिर आ गया। फिर इसके बाद मित्रों यहाँ से पहुँचने के बाद, यहाँ से चलने के बाद कहाँ पे पहुँचेगा मानसून? ये आप लोग देख रहे हैं क्या है, ये आपका त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा हो जाएगा। यानी कि पहले नंबर पर केरल, दूसरे नंबर पर जो है मिजोरम और तीसरे नंबर पर गोवा, तो चौथे नंबर पर कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। इस तरह से साक्षरता दर को, यानी कि बरसात को आप ज्ञान की बारिश मान करके चलिए, तो कौन सा सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया पहले जो है वो केरल पाया, इसके बाद दूसरे नंबर पर पाया कौन? इधर पा गया मिजोरम, तीसरे नंबर पर गोवा, चौथे नंबर पर ये याद करने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ तो ट्रिक अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? न्यूनतम साक्षरता दर में अगर आप लोग देखते हैं, देखिए कितना टेंशन में है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ भी पढ़ती है। तो देखिएगा बिहार है, बिहार जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य है पहला। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है पूर्वोत्तर का, फिर आ जाता है राजस्थान का, फिर झारखंड का। ठीक है मित्रों, तो बिहार, इसके बाद एक पूर्वोत्तर का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर झारखंड। ये जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखिएगा कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? सर्वाधिक साक्षरता जो है दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा है? यहाँ पे आप देखिएगा कि लक्षद्वीप है, इसके बाद दमन द्वीप है, इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, यानी कि इधर जो है आप लोग देखिएगा लक्षद्वीप और दमन द्वीप, इसके बाद जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीन के तीनों द्वीपीय जो है केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से मित्रों ये जो था आपका ये रहा। और अब हम लोग जो है कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन है 8-10, उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं उसको भी बिना देर किए हुए। अब देखिएगा कि भारत में 2001 से 11 के बीच में दशकीय वृद्धि दर कितना रहा? क्या चीज़? दशकीय वृद्धि दर कितना रहा? वो रहा 17.7%। ठीक है, यही चीज़, ये दशकीय वृद्धि दर को जो है औसत वार्षिक वृद्धि दर के रूप में पूछ लिया जाता है, तो उसको आप लोग बताएंगे कितना? वो है आपका 1.64। कितना है? 1.64 जो है प्रतिशत। ठीक है, इसके अलावा ये दशकीय वृद्धि दर और औसत वार्षिक वृद्धि दर रहा। इसके आगे हम लोग अगर देखें तो भारत की जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर पूछता है तो 2011 में देखिएगा कितना जनसंख्या घनत्व रहा? 282। और यही जनसंख्या घनत्व अगर 2001 में देखते हैं तो 325, यानी कि 2011 में 382 और 2001 में 325, थोड़ी सी मामूली से जो है अगर देखें तो मामूली क्या, कुछ बढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर लिंगानुपात को हम लोग देखते हैं, भारत का लिंगानुपात, तो 2011 में यह जो रहा वो रहा 943, और यही 2001 में जो था 10 अंक कम था, 933 था। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं कि भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है,
तो 2011 में जो है वो रहा, 2011 में 919 रहा और 2001 में 927 रहा। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की साक्षरता दर जो है वो 2011 में 73 है और 2001 में 64.8% रही। ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है, तो पुरुषों की साक्षरता दर जो है 2011 में 80.90% है और 2001 में 75.26% थी। ठीक है। इसी तरह से महिलाओं की साक्षरता दर अगर देखते हैं तो 2011 में 64.60% और 2001 में 53.67%। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें आगे, तो अब लगभग सब कुछ जो है इसमें कवर हो गया है। अब मित्रों, इतना जो कुछ भी हमने पढ़ाया है लगभग हमने अपना प्रयास किया कि सभी को इसमें कवर कर लिया जाए। ठीक है। अब इससे ज़्यादा जो है कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लगभग इसी में से पूछा जाता है। तो आप सब लोग इसको एक बार दो बार और देखते हैं तो इसमें जो है 3-4 बार में इसको पूरी तरह से कवर कर लीजिएगा। इसी से लगभग आपके डाटा कवर हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इसी पर आप हमको जो है इजाज़त दीजिए और हाँ, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं, इम्पॉर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो को जो है आप तक जल्द से पहुंच जाए, कोई भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसके लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।